भूमि के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक नया टॉपिक आपके बीच लेकर के आए हैं। आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट DFI, विकास वित्त संस्थान DFI। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, गहराई से समझेंगे कि वास्तव में DFI क्या होते हैं। ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो इस तरीके से कि DFI जो है वो पहले से ही अपने देश के अंदर संचालित थे, और एक इस तरीके से कि वर्तमान में DFI जो है वो अपने देश में चर्चा का विषय है। तो दोनों ही बातें हम यहाँ समझेंगे, और दोनों ही बातों को आसानी से समझने के बाद ये पूरा हमारे दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट आसानी से सेट हो जाएगा कि DFI क्या होते हैं और इनके चर्चा में आने का क्या कारण है। दोनों बातों को हम शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इसे इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी हमारा नया वीडियो लेक्चर आएगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाइए। आइए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने इधर लिखा हुआ है DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सबसे पहले हमें इस वर्ड को ही समझ लेना है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, आपको देखना है कि इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है, संस्थान, यानी ये कोई संस्थान है, और ये संस्थान जो है वो क्या उपलब्ध कराएंगे, फाइनेंस। बात को समझिए कि ये इंस्टीट्यूशंस हैं और ये क्या उपलब्ध कराएंगे, फाइनेंस। और किसके लिए उपलब्ध कराएंगे, डेवलपमेंट के लिए उपलब्ध कराएंगे। हिंदी में देखें तो ये ऐसे संस्थान हैं जो वित्त उपलब्ध कराएंगे, और वो किसके लिए उपलब्ध कराएंगे, वित्त, विकास करने के लिए उपलब्ध कराएंगे। यानी इसका साधारण सा मतलब ये होता है कि ये एक इस प्रकार की संस्थाएं हैं जो विकास करने के लिए धन उपलब्ध करवाएंगी। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, DFI। तो ये आपको समझना है, विकास वित्त संस्थान, शॉर्ट में से DFI कहा जाता है। इसके नाम से ही, जब आप इसके नाम कोई तोड़ेंगे जुगाड़ बनेगा, तो उससे ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि वास्तव में इसका मतलब क्या है। आइए हम इसको थोड़ा गहराई से देखते हैं। दूसरा आपके सामने स्क्रीन पर है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस DFI भारतीय संसद के लिए विकास वित्त संस्थान के निर्माण के लिए एक विधेयक, जो बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण और के एक प्रदाता के रूप में, एक प्रवर्तक के रूप में और एक उत्प्रेरक के रूप में DFI का वर्णन करता है। देखिए, इसे समझिए। वर्तमान में भारत की संसद में बजट सत्र चल रहा है, और इसी बजट सत्र में हमारी जो गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, और स्टेट फाइनेंशियल मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर, वो जो है DFI का एक प्रस्ताव, एक बिल जो है वो हमारी संसद में पेश करने वाले हैं। तो अपनी जो संसद में जो DFI का जो बिल पेश होने वाला है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो DFI है, ये इस जो बुनियादी ढांचा है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये क्या काम करेगा, फाइनेंस देने का काम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उसको फाइनेंस देगा, उसके एक प्रवर्तक का काम करेगा, एनेबलर बनेगा। और इसी के साथ इन्होंने एक वर्ड और काम में लिया है कि ये क्या बनेगा, कि कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। कोई भी जो प्रोसेस चल रही होती है, ऑलरेडी जो एक्शन हो रही है, उसी रिएक्शन में हमें क्या करना है कि उसकी गति को कम या ज्यादा कर देना। तो कोई भी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में अगर फाइनेंस उपलब्ध नहीं है, उसके पास पैसा उपलब्ध नहीं है, तो आप समझ सकते हैं वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई, उसे पूरा करने के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस की आवश्यकता होती है। तो ये जो DFI जो बनेंगे, वो इस तरह के जो हमारे जो देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होगी, और उसी फाइनेंस को देने का काम हमारे देश में कौन करेंगे, DFI करेंगे। और इसी DFI को जो भारत का गवर्नमेंट, सरकार जो अपना स्वयं का लेकर के आ रही है, वो इसी संसद में, इसी संसद के इसी सत्र में उसे पेश किया गया है। तो वो कैटलिस्ट का काम यहां करेगा। इसमें लिखा है कि जीवन भर एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और रख रखाव के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान और विकास बैंक के रूप में वर्णन करता है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का चक्र। तो ये आपको समझना है कि जो हमारा जो इकोसिस्टम है उसके साथ मिलाकर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए ये वर्ल्ड बैंक की तर्ज के ऊपर पूरा का पूरा जो है उनको फाइनेंस अवेलेबल करवाने का काम करेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा सबसे पहले इतना कि वास्तव में DFI क्या होता है। फिर भी हम इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से और चर्चा आगे हम करेंगे। तो यहां हमने लिखा है कि करंट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यानी वर्तमान में DFI जो हैं वो चर्चा में क्यों हैं। तो देखिए, मैंने बताया कि हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण,
तो निर्मला सीतारमण जो है, ये निर्मला सीतारमण ये बिल जो है वो हमारे देश की संसद में लेकर के आएंगी और इस बात की जो है घोषणा उन्होंने कहाँ की है, इस बात की घोषणा उन्होंने की है बजट के अंदर। कौन सा बजट? 2021 और 22 2021-22 के बजट में उन्होंने कहा है कि भारत एक नया डीएफआई स्थापित करेगा और जिसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कहा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको यहां ध्यान रखना है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट NBFID, ये इसका नाम होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश का जो गवर्नमेंट जो डीएफआई बना रही है उसका नाम NBFID होगा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में बजट सत्र में निर्मला सीतारमण ने एड्रेस करते हुए कहा है कि वे डीएफआई की स्थापना 20,000 करोड़ रुपए की जो पूंजी जो कैपिटल के रूप में जो रखेंगे वो उससे उसको स्टार्ट करेंगे। यानी डीएफआई जब स्टार्ट होगा तो उसमें 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी जो है वो स्टार्टिंग में उसे दी जाएगी और इसके बाद उन्होंने टारगेट रखा है कि आने वाली 3 सालों में 5 लाख करोड़ रुपए का ऋण देने का जो टारगेट है वो डीएफआई का होगा। तो ये आपको देखना है। बुनियादी ढांचे के निवेश ट्रस्ट और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट मांगों के माध्यम से ऋण वित्तपोषण नियमों में आवश्यक संशोधन के माध्यम से सक्षम किया जाएगा। आवश्यक जो संशोधन गवर्नमेंट को करने हैं वो गवर्नमेंट इसमें आवश्यक संशोधन कर देगी। तो इस तरीके से नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो अपने देश के अंदर बनेगा। इस बात की घोषणा हमारे देश की वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये बात कही है। आइए आगे देखते हैं। इसके संदर्भ में आरबीआई ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। हमें उस स्टेटमेंट को देखना बहुत जरूरी है कि आरबीआई ने एफडीआई के रिलेटेड के संदर्भ में आरबीआई ने क्या कहा था। देखिए बात 2017 की है। इन द ईयर ऑफ 2017 RBI specified that specialized bank could cater to the wholesale and long-term financing need of the growing economy and possibly fill the gap in long-term financing. Thus, it would receive the concept of DFI is the government wish to keep social, cultural, regional, rural and environmental concord intact. देखिए ये कहता है कि RBI ने ये बात 2017 में RBI ने कहा कि जो विशेष जो बैंक हैं, स्पेशल जो बैंक हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट करने वाले जो स्पेशल बैंक हैं, ये बैंक हमारी जो इकोनॉमी की जो थोक और दीर्घकालीन वित्त पोषण आवश्यकता है। थोक यानी कि होलसेल और दीर्घकालीन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए वित्त का पोषण। वित्त पोषण यहां देखिए एक शब्द है वित्त पोषण। वित्त पोषण का मतलब होता है वित्त का पोषण। पोषण का मतलब है कि उसको वो दिया जाए, अगर उसको वो फाइनेंस दिया जाएगा, अगर वित्त का पोषण यानी वित्त फाइनेंस का अगर उन्हें पोषण करवाया जाएगा तो वो बहुत अच्छे से हेल्दी होंगे। हेल्दी होने का मतलब यह कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट आएगा, तेजी आएगी और तेजी से काम पूरा होगा। तो वो कहता है आरबीआई ने कहा है कि जो विशेष बैंक है ये हमारी अर्थव्यवस्था की थोक और दीर्घकालीन वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। संभवतः दीर्घकालीन वित्त पोषण में अंतर को भी भर सकते हैं, उसमें एक अंतर जो गैप जो है उसे भी वो पूरा का पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार डीएफआई की अवधारणा को ये पुनर्जीवित करेगा। अगर हमारी गवर्नमेंट सामाजिक यानी सोशल, कल्चरल, रीजनल, रूरल और एनवायरमेंटल अगर जो है अपनी चिंता रखती है तो एफडीआई जो है इन चीजों को पूरा कर सकता है। ये हमारे आरबीआई का स्टेटमेंट था, आपको इसे देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम एक बार थोड़ा ये देखते हैं कि डीएफआई जो है, इस डीएफआई की जो स्थापना है वो भारत सरकार ही करती है या कोई और भी इसकी स्थापना कर सकता है। तो देखिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये ऐसे संगठन होते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ही बनाए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो अब बना रही है पहली बार, जबकि देश में तो 1948 के अंदर पहला डीएफआई बन गया था। 1948 में ही हमारे देश में डीएफआई की स्थापना हो गई थी। तो ये आपको देखना है, ये जो है इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 1948 के अंदर ही आ गया था। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, ये हमारे देश में कब आ गया था? ये 1948 में ही आ गया था। तो गवर्नमेंट तो इसे अब बना रही है। तो यहां आपको देखना है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऐसे संगठन हैं जो या तो सरकार के द्वारा या धर्मार्थ जो संस्थान है उनके द्वारा जो है ये इनका बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषण करने के लिए, फाइनेंस अवेलेबल कराने के लिए
ये इनकी स्थापना की जाती है और नेशनल जो है नेशनल लेवल पर इनका एक महत्व है, इनकी एक इंपॉर्टेंस है। बट मे नॉट मीट कॉमर्शियल रिटर्न स्टैंडर्ड, ये वाणिज्यिक रिटर्न मानकों को पूरा कर भी सकते हैं और पूरा नहीं भी कर सकते हैं। आपको इन दोनों चीजों को देखना है। इसके बाद हम अगली बात करते हैं इनकी कैटेगरीज के संदर्भ में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनकी कैटेगरीज को हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला यहां आपके सामने हमने रखा है, पहला कि राष्ट्रीय विकास बैंक यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक, सच एज IDBI, SIDBI, ICCI, IFCI, IRBI एंड IDFC। दूसरा सेक्टर विशिष्ट राष्ट्रीय बैंक, तो देखिए ये विकास के लिए पैसा देते हैं। सेक्टर विशिष्ट, ये जो सेक्टर विशिष्ट होते हैं ये किसी परियोजना के लिए पैसा देते हैं। कोई भी जो परियोजना है उस परियोजना के स्टार्ट होने के लिए क्या करते हैं, फाइनेंस अवेलेबल करवा देते हैं। ठीक है। तीसरी कैटेगरी यहां हमने रखी है ये इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, यानी ये क्या करते हैं, किसी के भी संचालन के लिए पैसा देते हैं। समझना इन दोनों में फर्क है, ये तो संचालन के लिए, उसे रनिंग करने के लिए पैसा देते हैं, जबकि सेक्टर विशिष्ट जो होते हैं वो किसी परियोजना के लिए पैसा देते हैं। और तीसरा है राज्य स्तरीय संस्थान, जैसे राज्य का वित्त निगम, स्टेट का जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है या स्टेट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है, औद्योगिक विकास संस्थान होते हैं, वो स्टेट के लिए काम करते हैं स्पेशली। तो ये आपको देखना 4 प्रकार की कैटेगरी इसमें हमने यहाँ बनाई है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट। इसके बाद अगला हम देखें तो 2 प्रकार से फाइनेंस करते हैं। एक तो इनका जो 1 साल से लेके 5 साल तक यानी 1 to 5 ईयर 5 साल तक पैसा अवेलेबल करा देंगे, और दूसरा होता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर देते हैं तो वो 5 साल से ज्यादा के लिए लोन अवेलेबल करवा देते हैं। अगला है कि द नीड ऑफ DFI इन इंडिया, कि भारत में DFI की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहली चीज आपको यहां देखनी है क्यों आवश्यकता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा है दीर्घकालीन वित्त में सुधार करने के लिए, टू इंप्रूव लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लंबे समय तक जो है उनको पैसा उपलब्ध कराने के लिए, दीर्घकालीन वित्त में सुधार करने के लिए। तीसरा है आधारभूत संरचना और आवास परियोजनाओं के लिए ऋण वर्दी प्रदान करना, टू प्रोवाइड क्रेडिट एजेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट। आवास परियोजना और आधारभूत स्ट्रक्चर, जो हमारा जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ऋण की वर्दी प्रदान करने के लिए। और लास्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट को ऋण प्रवाह में सुधार होगा, उनके अंदर फ्लो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंस का फ्लो होगा। तो ये आपको देखना है, इसलिए भारत में इसकी आवश्यकता है। DFI का एक बार हम पुराना इतिहास थोड़ा अगर देखना चाहें तो देश के वित्तीय क्षेत्र में संसाधनों और बाजारों में अंतराल का संज्ञान लेना और अंतर्भाव के रूप में काम करना होता है। द रोल ऑफ द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट DFI इज टू टेक कॉग्नाइज्ड टू द गैप इन इंस्टीट्यूट एंड मार्केट इन द कंट्री फाइनेंशियल सेक्टर टू एक्ट एज ए गैप फिल्टर। मैंने आपको बताया कि वित्तीय क्षेत्र में जो संस्थान है वो और बाजार, इन दोनों के बीच का जो अंतराल है, बीच का जो गैप है, उसे फिल करने का काम करते हैं। DFI हैव इन्वॉल्व्ड इन द इंडिया इन 3 बिलो मेंशन्ड फेज, 3 फेज में DFI आए हैं। पहला चरण भारतीय स्वतंत्रता के समय 1964 के अंदर शुरू हुआ था। दूसरा चरण 1964 टू 1990 के मध्य हुआ, और तीसरा 1993-94 जब विकास में जो है अपना बैंकिंग जो रिफॉर्म्स यानी कि हमारे देश में आर्थिक सुधार 1990-91 में लागू किए गए थे, उसके बाद बैंकों के अंदर सुधार हुए 1993-94 के समय में। तो उस समय भी जो है इसका फेज चला, और उदारीकरण के परिणाम स्वरूप कुछ कंपनियों का विकास बैंकिंग से बाहर हो गया और अन्य फर्मों द्वारा जुटाए गए संसाधनों से भटक गए थे। ये इनका रोल है जो आपको देखना है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ DFI। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेक्टर विशिष्ट जो होते हैं वो परियोजनाओं के लिए पैसा देते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये किसी प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस करते हैं। और निवेश जो संस्थान होते हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो व्यवसाय के संचालन के लिए, यानी किसी भी बिजनेस को उसका ऑपरेशंस करने के लिए वो पैसा अवेलेबल कराते हैं। आपको इस बात को समझना। एक बार हमने कुछ यहाँ एग्जांपल्स लिखे, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। मैंने आपको बताया सबसे पहले 1948 के अंदर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आया था, और ये भारत का पहला विकास वित्त संस्थान था। आपको ये बात ध्यान रखनी है, पहला विकास वित्त संस्थान था ये अपना पहला DFI IFCI, और 1948 की बात है। इसके बाद आता है ICICI, उसके बाद ICICI आया था। ICICI आया था 1955 में, वर्ल्ड बैंक की एक पहल थी, उसी के द्वारा ICICI का फुल फॉर्म ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा उसकी ये निजी क्षेत्र का पहला DFI था। ये आपको ध्यान रखना है, निजी क्षेत्र का पहला DFI कौन सा था, तो कौन सा था,
आईसीआईसीआई लिमिटेड ने 1944 में अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाई आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, और 2002 में आईसीआईसीआई लिमिटेड को आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में मिला दिया गया था, और उसके बाद ये जो बैंक है ये यूनिवर्सल बैंक बन गया। बहुत बार आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि यूनिवर्सल बैंक इसे क्यों कहा जाता है। यूनिवर्सल बैंक इसलिए कि ये दो चीजों का काम करता है, ये डीएफआई भी है और डीएफआई के साथ में ये बैंक का काम भी करता है। दोनों ही बातों को आपको देखना है। तो ये पहली बात तो ये कि ये डीएफआई है और डीएफआई के साथ किसका काम कर रहा है, बैंक का काम भी कर रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल बैंक, सार्वभौमिक बैंक हम इसे कहते हैं। अगला है आईडीबीआई। तो आईडीबीआई के बारे में हम देखें तो आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, पहले ही बिल्कुल साफ है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल उद्योगों का विकास करने के लिए बैंक आया था। इसकी स्थापना 1964 में आरबीआई के द्वारा ही की गई थी और 1976 में इसे ऑटोनॉमी प्रदान कर दी गई थी, स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी, अपने हिसाब से डिसीजन ले। ये बैंक विभिन्न क्षेत्रों में ऋण के पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है और इसे 2003 में इसे भी एक यूनिवर्सल बैंक बना दिया गया था। तो आपको दोनों चीजों को देखना है कि इसे बाद में यूनिवर्सल बैंक बना दिया गया था। और इस प्रकार दो बैंक, एक तो हमारा आईसीआईसीआई, ठीक है, और एक हमारा आईडीबीआई। ये जो दो बैंक हैं हमारे आईडीबीआई, ये एक तो हमारा आईसीआईसीआई और एक आईडीबीआई, ठीक है। ये जो दो बैंक हैं आईडीबीआई, ये दो बैंक, ये दोनों के दोनों जो बैंक हैं ये ही हमारे देश में यूनिवर्सल बैंक हैं। और इनके अलावा बाकी जो बैंक हैं वो, बाकी जो एफडीआई हैं वो अलग अलग जब ट्रांसफर हो गए, कोई बैंक में ट्रांसफर हो गए, कोई आज भी डीएफआई है, लेकिन ये दोनों यूनिवर्सल बैंक हैं, जिसको आप ध्यान रखना। यूनिवर्सल बैंक का मतलब दोनों के ही काम करते हैं। इसके बाद आईआरसीआई, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना भी 1971 में की गई थी कमजोर इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए, ठीक है। प्रोवाइड वीक यूनिट्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद है सीडीबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना भी 1989 के अंदर की गई थी आईडीबीआई की सहायक कंपनी के रूप में, और 1998 के अंदर इसे भी ऑटोनॉमी प्रदान कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी स्वायत्तता मिल गई थी। इसके बाद एक्जिम बैंक आया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, और इसे एस्टेब्लिश किया गया जनवरी 1982 में टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट एंड लोन टू एक्सपर्ट, निर्यात को तकनीकी सहायता और ऋण उपलब्ध करवाने के लिए इसे जो है इसकी स्थापना की गई। हालांकि एक्सपोर्ट के जो बैरियर थे वो हमारे देश में 1991 के अंदर पीवी नरसिंह राव की गवर्नमेंट के समय फाइनेंशियल मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो थे उस समय, तब ये बैरियर्स हमारे देश में खोले गए थे। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला है नाबार्ड, शिवरामन कमेटी ने अनुशंसा करी थी इसकी, ठीक है। शिवरामन जो कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन करने के बाद जुलाई 1984 में पुनर्वित्त संस्था के रूप में कृषि और राष्ट्रीय विकास के लिए, ध्यान रखना है इसके लिए स्पेशली, प्रत्येक जब भी एफडीआई की स्थापना हुई तो कुछ ना कुछ उसका कोई कारण था। इसका जो रीजन था वो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक। साधारण सी बात है, हाउसिंग बैंक आवास की परियोजना, आवास के जो प्रोजेक्ट हैं उन्हें फाइनेंस देने के लिए, और 1988 के अंदर ये आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा लास्ट बिंदु है, इसको देखना है। आफ्टर टू इंपोर्टेंट डीएफआईज नेमली आईसीआईसीआई एंड आईडीबीआई वर मर्ज विद देयर बैंकिंग यूनिट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आईसीआईसीआई और आईडीबीआई दोनों ही अपने अपने बैंक की यूनिट के अंदर शामिल हो गए थे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ परफॉर्म्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक एंड दीज आर एक्टिवली परफॉर्म्ड बाय कॉमर्शियल बैंक द फाइनेंशियल प्रोजेक्ट लाइक डीएफआई, थस कॉमर्शियल बैंक आर कॉल्ड यूनिवर्सल बैंक, थस प्रोवाइड all commercial bank are called universal bank which provide all kind of financial service under one roof। ये जो DFIs हैं ये जो है अपने देश के अंदर ये इनको बैंकिंग, जो इनका खुद का जो बैंकिंग यूनिट था उसके अंदर ये मिल गए थे, और मिलने के बाद में जब ये अपने अपने उसके अंदर मिले तो मिलने के बाद में अब ये DFI का काम भी करते हैं और बैंक का काम भी करते हैं। इस दोनों ही सिचुएशन के कारण दोनों ही काम एक साथ संपादित करते हैं, इसलिए इन बैंकों को सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल बैंक कहा जाता है, और ये एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। इस प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर वन रूफ। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा और इसके सारे कॉन्सेप्ट आप आसानी से समझ गए होंगे।
मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।